देखिए छठे भाव की पेन जो होती है ना, वो क्या है, पेन हुई, इलाज करवाया, ठीक हो गई और हम वापस अपने लाइफ में पुराने ढर्रे पे। लेकिन जब 8th हाउस की पेन होती है ना, उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। बट अगर 8th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड प्लैनेट है तो क्या मतलब होगा? 8th हाउस का लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड है तो देखिए, आप एक रूल लेके चलिए कि जो भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड है वो अपने घर के रिजल्ट बड़े खुल के देगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो लॉर्ड कौन सा है। इसके अच्छे मायने ये हैं कि इनकी संतान बहुत हिडन टैलेंट की मालिक हो सकती है। इसके एक और मायने हैं कि इनका कोई ना कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन संतान के साथ जुड़ा होता है जो मतलब इनकी संतान पिछले जन्मों का, क्योंकि 5वां भाव पूर्व पुण्य का है और 8वां भाव है वो कैरी फॉरवर्ड करवा के लाई गई चीज जो इस जन्म में आपने भुगतनी है। तो कई बार संतान के साथ इनका पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन होता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज मैंने ज्योतिष का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मिस्टीरियस हाउस डिस्कस किया है। आप सभी अभी तक समझ के होंगे मैं 8th हाउस की बात कर रही हूँ, जिसे बहुत ही गूढ़ रहस्यों का हाउस कहा जाता है, हिडन टैलेंट्स का हाउस कहा जाता है। आजकल लोग 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं। क्यों करते हैं? ऑकल्ट रिसर्च, इनका भी इसे हाउस माना जाता है। देखिए, आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा है कि 8th हाउस का इतना सिग्निफिकेंट रोल है ना आपकी लाइफ में। आप आज के पॉडकास्ट में जानेंगे क्यों। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, डू लेट मी नो कि आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि पड़ रही है, कहाँ पर उसका लॉर्ड बैठा है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, वो मुझे ज़रूर बताइए। एंड नाउ लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। आई वुड लाइक टू वेलकम आप सभी के फेवरेट डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। आज हम 8th हाउस पे बात करेंगे। सर देखिए, 8th हाउस को ऑकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्जिविटी, इन सब का हाउस कहा जाता है। और कहीं ना कहीं आजकल हम देखते हैं कि 8th हाउस को एस्ट्रोलॉजी से भी एसोसिएट किया जाता है। तो आज के इस डिस्कशन में मैं 8th हाउस के लॉर्ड को हर हाउस में डिस्कस करूंगी। तो शुरुआत करते हैं कि आप 8th हाउस को कैसे समझते हैं? जी डेफिनेटली। देखिए रंगोली, 8th हाउस जो है जन्म कुंडली में, किसी लेमैन से, कौन सा लेमैन जिसको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पता है, उनसे जब 8वें भाव की बात करो ना, तो उनका एक ही जवाब होता है, मृत्यु का भाव। अब 8th हाउस जब भी जीवन में ऑपरेट होता है, हर एक की लाइफ में 15 बार 8th हाउस ऑपरेट होता है। क्या 15 बार इंसान मर जाता है? ऐसा नहीं होता है। और जब इंसान की डेथ होती है, कई बार दूर दूर तक 8th हाउस ऑपरेट होता हुआ दिखता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, नो डाउट, जीवन का जो आयु का स्पैन है वो 8th हाउस बताता है। कॉज ऑफ डेथ नहीं बताएगा, किसकी आयु कितनी रहेगी वो 8th हाउस बताता है, एक चीज। दूसरा, 8th हाउस बताता है आपके जीवन में आने वाली सडन पेन। वो पेन जो कार्मिक होती है, वो पेन जो अनअवॉइडेबल होती है, लेकिन वो पेन जो पर्पसफुल होती है। थोड़ा सा मेरी बात फिलोसॉफिकल लग सकती है हमारे दर्शकों को, लेकिन जब भी पेन 8वें भाव से जुड़ी हुई होगी ना, वो दिखने में एकदम लगेगा यार ये तो अचानक से आ गई, मैं तो तैयार ही नहीं था इसके लिए। लेकिन ये होता है कि जैसे होता है ना कि किसी दीवार के अंदर क्रैक जो हमें सामने दिखता है, वो अंदर बड़ी देर से चल रहा होता है, सामने एकदम से दिखता है। तो 8th हाउस की पेन लाइफ में बड़ी पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन सामने एकदम से आती है। वॉल्केनो के अंदर बहुत देर से लावा चल रहा होता है, वॉल्केनो फटता जब एकदम है ना, हमें लगता है एकदम से फटा। तो ये होती है 8th हाउस की पेन। और जब ये वाली पेन आती है ना, देखिए छठे भाव की पेन जो होती है ना, वो क्या है, पेन हुई, इलाज करवाया, ठीक हो गई और हम वापस अपने लाइफ में पुराने ढर्रे पे। लेकिन जब 8th हाउस की पेन होती है ना, उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ऐसा कैसे? वो इंसान बदल जाता है। अब ऐसे बदलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी 8th हाउस की पेन हमारे जीवन में घटित होती है ना, तो इसके बाद कई इंसान जो हैं कहते हैं अब मैं बदल गया हूं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब ना मेरे अंदर इमोशंस खत्म हो गई हैं। या कई लोग कहते हैं अब ना मुझे लोगों का दर्द फील हुआ, अब मुझे पता चला लोग पेन में होते हैं तो कैसा होता है। या फिर अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं, छोटी मोटी चीजें मुझे परेशान ही नहीं करती। या
मैं अब बिल्कुल डिप्रेस हो गया हूं, मुझे तो थेरेपी की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑन ईदर साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, यस। ये लेकिन जो भी होगी ये यात्रा 8th हाउस के थ्रू ही होती है। 8th हाउस है छिपी हुई चीजों का, वो चीजें जो हमें धरातल पे नहीं दिखती हैं। तभी जो इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ना, ये 8th हाउस से जुड़ी होती हैं। जो ना हमारे आंखें देख सकते हैं, ना कान सुन सकते हैं जिस फ्रीक्वेंसी को, वो सारी की सारी 8th हाउस से जुड़ी होती है। ओके सर, क्या पास्ट लाइफ या फिर हिडन टैलेंट्स का कनेक्शन भी है 8th हाउस से? पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज्यादातर 5वें भाव से या 12वें भाव से होता है। 8th हाउस का हिडन टैलेंट से पूरी तरह कनेक्शन होता है। ओके। हर वो चीज जो छिपी हुई है वो 8th हाउस है। अब छिपी हुई चीजों की परिभाषा बहुत गहरी है। आपका छिपा हुआ टैलेंट जो आपको भी नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर दिया, वो 8th हाउस है। जैसे कि रंगोली, आप एक बहुत अच्छे मीडिया पर्सन हो, आप एक बहुत अच्छे एंकर हो, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके जो भी पब्लिक डोमेन में ये प्रेजेंटेशन का काम है, आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। लेकिन सपोज करो एक दिन ऐसा आया कि आपके सामने जन्म कुंडली आई और आपने उसको तपाक से बोल दिया, और आपके अंदर से आवाज आई, ये मैंने कैसे कर दिया? ये आपके थ्रू आपका 8th हाउस बोल रहा है। हिडन टैलेंट जो एफर्टलेसली आपके थ्रू प्रकट होता है। मतलब नेचुरली आपसे वो चीज हुई, आपने कभी सीखी नहीं, अभी बस आया कहीं से। अभी एक उदाहरण देखिए कि एक 15 वर्षीय बच्चा आईपीएल में क्या रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वैभव सूर्यवंशी। यस। मैंने उसका चार्ट नहीं देखा है। एक बात बताइए, 15 साल के और कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट के एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन जितना एफर्टलेसली वो खेल रहा है, ये उसका हिडन टैलेंट भी तो है। कुछ तो कैरी फॉरवर्ड करवा के लाया हुआ है, कुछ तो उसके अंदर कई चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। ये सारी 8th हाउस है। तो सर इट्स फेयर टू से कि 8th हाउस आपके पास्ट लाइफ से आए हुए टैलेंट्स को बताता है। डेफिनेटली, तभी 8th हाउस को सीधे सीधे केतु से जोड़ा जाता है। वो हर चीज जो पास्ट लाइफ के आपके छिपे हुए टैलेंट को सामने लाए। वंडरफुल। खाली टैलेंट नहीं, आपके सारी की सारी एनर्जीज को। कुछ लोग हमने देखे हैं बचपन से बड़े गुणी होते हैं, और कई लोग शुरू से बड़े क्रूअल होते हैं। मुझे नहीं पता ये प्रोपेगेंडा है या सच है कि हमने नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है किम जोंग समथिंग, उसके बारे में बड़ी कहानियां सुनी है कि जब वो 20-25 साल का भी था तो उसने अपने जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनके क्या हश्र किए थे। किसी को कुत्तों के आगे डाल दिया था, किसी को तोप के आगे डाल के उड़ा दिया था, किसी को गोलियां मरवा दी थी। ऐसी चीजें, इतनी क्रूएलिटी कैसे आई? ये भी पास्ट लाइफ से आई। यानी डिवाइन होना या बहुत क्रूअल होना, दिस कैन गो ऑन आइदर साइड। बिल्कुल। और ये सारी की सारी चीजें 8th हाउस से आती है। और खाली यही नहीं, आपने अभी एक चीज बोली जब आप 8th हाउस की इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ओकल्ट से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वो क्यों? एस्ट्रोलॉजी क्या है, ओकल्ट क्या है, ओकल्ट की वर्ड मीनिंग क्या है? ओकल्ट साइंस यानी छिपी हुई चीजों की स्टडी करने की साइंस, ये ओकल्ट होती है। और एस्ट्रोलॉजी उनमें से एक है। यानी वो हर विद्या या वो हर गुण जो नॉर्मली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने जीवन में छिपी हुई चीजों को सामने लाना है, वो ओकल्ट साइंस है। तो 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, तंत्र सब कुछ जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी से फोरेंसिक साइंस जुड़ी हुई है। फोरेंसिक क्या है? जो नहीं दिख रहा है उसको सामने लाने की कला। वो हर चीज जिसमें चीजों को पूरी तरह से तह के नीचे जाके हम ढूंढ के लाते हैं। इसीलिए माइनिंग भी 8th हाउस से जुड़ी हुई है। जमीन के अंदर खोद के चीजों को निकालना, ये 8th हाउस है। और खाली इतना नहीं, 8th हाउस है कि आपका हर वो सच जो आप दुनिया से छिपाना चाहते हो, वो 8वां भाव है। तो जिनका 8वां भाव बड़ा स्ट्रांग होता है, उनके कई ऐसे सच हैं जो जगत के सामने नहीं आ पाते। और जिनका 8वां भाव खराब होता है, हम क्या सुनते, तीसरे दिन किसी का स्कैंडल सामने आ रहा है, किसी के वीडियो लीक्स हो रहे हैं, किसी के मैसेज पकड़े जाते हैं, किसी के कोई ना कोई कांड रिवील हो जाते हैं। वो वही होते हैं जिनका 8th हाउस खराब हो जाता है। तो सोचिए कि हमारी लाइफ 8th हाउस के बिना कितनी स्पाइसलेस होगी। बिल्कुल। तो जीवन में पेन्स जो हमें ट्रांसफॉर्म करें, वो 8वां भाव। छिपी हुई चीजें 8वां भाव, छिपी हुई चीजों को जानना 8वां भाव, या फिर
हमारे जीवन में वो सारी चीजें जो हमें बीते हुए कल से ज्यादा टफ बनाती हैं, वो 8वां भाव। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी एक चीज का आयु स्पैन, खुशियां कितनी देर रहेंगी, जीवन कितनी देर रहेगा, कोई रिश्ता कितनी देर रहेगा, हर चीज की एज 8वां भाव। वंडरफुल सर, इसी से मैं जानना चाहूंगी कि अगर 8th हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा है, नो मैटर किस हाउस में, हम हाउस वाइज भी बात करेंगे, बट अगर 8th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड प्लैनेट है तो क्या मतलब होगा? 8th हाउस का लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड है तो देखिए, आप एक रूल लेके चलिए कि जो भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड है वो अपने घर के रिजल्ट बड़े खुल के देगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो लॉर्ड कौन सा है। हर ग्रह के एग्जॉल्टेशन में उस ग्रह की कार्य प्रणाली ही बढ़ेगी ना। बिल्कुल। शनि जब भी एग्जॉल्टेड होगा, शनि का काम क्या है? पेशेंस से काम करना, डिसिप्लिन से काम करना, स्टेप बाय स्टेप करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये शनि की कार्य प्रणाली है। 8th लॉर्ड शनि है, वो कुंडली में तुला राशि में उच्च का होके बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि इनके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन घटित होगी ये अचानक से नहीं होगी, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडीली होगी। इसके जीवन में अगर परेशानियां भी आई वो लंबे समय तक आ सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां इसकी लाइफ में इतना बदल देंगी इस इंसान को कि फिर ये अनमूवेबल बनेगा। क्योंकि शनि स्ट्रक्चर है, इस इंसान का वो परेशानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगी, क्योंकि उच्च है शनि, कि अब वो स्ट्रक्चर किसी के हिलाए नहीं हिलेगा। वहीं अगर 8th लॉर्ड गुरु हैं, वो उच्च हैं, तो वो क्या करेंगे? इसके जीवन में जो हिडन चीजें हैं उसके बारे में ज्ञान इतना दे देंगे कि इस इंसान को वो सब चीजें पता होंगी जो बाकियों को नहीं पता है। यानी बाकियों के मानसिक तल से ऊपर जाके सोचना और बाकियों से ज्यादा विजडम वाला बिहेवियर रखना, ये गुरु फिर वो करवाएंगे। तो सर यहाँ पे क्रूर ग्रह ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या सौम्य ग्रह 8th हाउस? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के जितने पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो त्रिक भाव हैं, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनमें क्रूर ग्रह जो हैं ये अच्छा फल देते हैं और जो शुभ ग्रह हैं ये खराब फल देते हैं। क्योंकि ये जो हाउसेज हैं ना, ये जीवन में स्ट्रगल करके ऊपर उठने के हाउसेज हैं। क्रूर ग्रह को पता होता है स्ट्रगल कैसे करना है। एक शब्द है स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे कौन होते हैं? जिनको बचपन से ही अभावों का सामना करना पड़ता है और अभावों से जूझ के उनके अंदर एक स्मार्टनेस आ जाती है। उस स्मार्टनेस को स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। आप एक बच्चा कंपैरिजन करिए जो बड़े सुखों में पला है, मांगने से पहले चीजें उसको मिल गई, कभी उसको ना फीस की चिंता रही, ना उसको कभी कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर आया। ठीक उसी समय पे उसी एज ग्रुप का एक बच्चा जिसको मदर बोलती है कमा के ला, दिहाड़ी लेके आ। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी के लेवल में और स्मार्टनेस के लेवल में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही पाप ग्रह और पुण्य ग्रह का फर्क है। तो पाप ग्रह जो अभावों वाला प्लेनेट है, आपको उस भाव में मिला ही तभी है कि उस जन्म के अभाव पिछले जन्म से आप लेके आए हुए हो। तो ये 8वें भाव में कोई पाप ग्रह होगा तो वो परिस्थितियों से लड़के स्मार्ट बनाने में आपकी कला में बड़ा माहिर बनाएगा आपको। वही पुण्य ग्रह होगा तो उस पेन के आगे आप घुटने भी टेक सकते हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई मुझे बचा ले, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना, उनके 8वें भाव में पुण्य ग्रह बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, या अच्छे वाला चंद्रमा हो सकता है। So this way it goes. सर अब हम 8th हाउस लॉर्ड को हर हाउस में समझते हैं कि जब आपके 8th हाउस का लॉर्ड 1st to 12th में जाता है तो क्या होगा। तो हम 1st भाव से स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, जब भी 8th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 1st हाउस में जाएगा, ये बड़ा रोचक कॉम्बिनेशन बन जाता है। 1st हाउस क्या है? आपकी आइडेंटिटी, लग्न है वो, आपकी पर्सनैलिटी, हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं, जहां वर्ड मैं आएगा ना, मैं आज आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोलूं, आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताओगे, मे बी अपनी बैकग्राउंड, पेरेंट्स का नाम बताओ, अपना कुल गोत्र बताओ, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है तो अपना मीडिया हाउस का नाम बताओ। वो सारी चीजों में आपका लग्न जाहिर हो रहा है कि मैं किस संदर्भ में कहां से जुड़ी हुई हूं। वो जो मैं है ना, वो है आपका लग्न। अब उस लग्न में एनर्जी कौन सी आ गई? 8th लॉर्ड की रहस्यमय एनर्जी। अब मैं बताने में आधी चीजें आप छिपा जाओगे, आधी बताओगे। क्यों?
छिपाने की एनर्जी आ गई ना मैं में। Mysterious. मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, Wow. मैं सभी के बारे में जान लूं, मेरे बारे में कोई ना नहीं जाने। जानना चाहिए। या फिर मुझे डीप डाइव करना है, मुझे दुनिया के जितनी भी चीजें सीखनी है करनी है। हालांकि फर्स्ट हाउस सीखने का नहीं है, लेकिन ओवरऑल लाइफ का पैटर्न का है ना। तो पर्सनैलिटी कौन सी बनेगी? हर चीज को डीपली जानने की। काम करना है डीपली करेंगे, प्यार मोहब्बत करनी है वो लोग डीपली करेंगे। जो भी काम करना है ना, उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा मतलब ही होगा हर काम को डीप डाइव करना। तो लग्न में 8th लॉर्ड होगा तो इस तरह की नेचर तो बनती है। लेकिन जी। इसमें एक और चीज ऐड ऑन होती है। क्या सर? जब भी 8th लॉर्ड लगन में होता है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, पेन मास्टर होते हैं। पेन मास्टर। हाँ, पिछले जन्म की कोई ना कोई पीड़ा सहते हुए ये जन्म मिला है इनको। यानी क्वाइट पॉसिबल कि पिछले जन्म का अंत पीड़ा में हुआ था बहुत, और वो पेन के ट्रेसेस अभी तक इस जन्म में छपे हुए हैं। तो हमेशा इनके मन में एक धुकधुकी लगी रहती है कि इस चीज में पीड़ा तो नहीं होगी, इस काम के अंत पेन में तो नहीं होगा। कोई रिश्ता होगा उसमें बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, इनसिक्योर्ड हो जाएंगे। कोई काम का प्रोसेस होगा, फेयर ऑफ लॉस होगा इनको, क्योंकि वो अंत वो पिछले जन्म का देख के आए हुए हैं, एब्रप्ट अंत। तो वो इस जन्म में वो वाली ट्रेस ये साथ में लेके आए हुए हैं। फेयर ऑफ अननोन बोलते हैं ना हम जिसको, ये इन लोगों के जीवन में पैटर्न बहुत बार बार दिखता है। सर इसी से जब वो सेकंड भाव यानी धन के भाव में चला जाएगा तो क्या होगा? अब देखिए, एक अचानक पेन का लॉर्ड या जीवन में बदल देने वाली एनर्जी का लॉर्ड पैसे के घर में बैठा हुआ है, तो क्या होता है? परिवार के घर में बैठा हुआ है, आपके टेस्ट बर्ड्स के घर में बैठा हुआ है, आपकी ईटिंग हैबिट्स के घर में, आपकी वाणी के घर में बैठा हुआ है। तो इन सारी चीजों के अंदर 8वें घर की अनिश्चितता घुल जाती है। किस तरह से घुलती है? अगर हम पैसे के मामले में बात करें तो पैसे के मामले में क्या होता है कि इनके अंदर पैसे को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि आज इनके पास पैसा है, कल हो ना हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि या तो ये बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर हो जाता है कि जो मिले उसको खर्च कर लो, या फिर उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो कि जिससे लोगों को पता ना चले। सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट का, और लॉर्ड कहां पे है? छिपी हुई एनर्जी का। तो ये लोग इस तरह से कुछ ना कुछ करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऐसी करेंगे कि जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते, या फिर इनकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आती। कई बार एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देंगे और दूसरे ही पल किलो का केक पूरा खा जाएंगे। यानी अनप्रिडिक्टेबल ईटिंग हैबिट्स। जी। या फिर वाणी की बात करें तो इनकी वाणी में ऐसी डेप्थ होती है, या जिसको हम बोलते हैं ना आज की डेट में क्रिप्टिक बातें करना, कोडेड बातें करना। सीक्रेटिव। हाँ, कभी सीधी बात नहीं करेंगे, ऐसी लगा के या ऐसी घुमा के बात करेंगे कि सामने वाले को आधा दिन डीकोड करते हुए लग जाए। फिर इंसान इनको बिठा के पूछे, यार सीधी बात क्यों नहीं कर सकते हो तुम? अरे सीधी बात उनके डीएनए में नहीं है ना, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा है, इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, सीधी बात ये कर नहीं सकते। तो आदत डाल लो कि 8th लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में होगा तो आप डीकोडर होने चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको समझ ही नहीं आएंगे। इसी से सर जब वो पराक्रम के भाव यानी तीसरे भाव में चला जाएगा तो क्या होगा? तीसरा भाव पराक्रम का भी है। तीसरा भाव है कि आप जगत के साथ कनेक्ट कैसे करते हो, या फिर तीसरा भाव है कि आपकी जो निगोशिएशंस होती हैं जगत के साथ। देखिए, लाइफ इज ऑलवेज अबाउट निगोशिएशंस। एक छोटा बच्चा निगोशिएट करता है जिद करके पेरेंट्स के लिए चॉकलेट लेने में। हम हर लेवल पे लाइफ में किसी ना किसी से कोई ना कोई निगोशिएशन तो कर ही रहे होते हैं। तो 8th लॉर्ड यहां पे जब आता है ना, तो क्या होता है, बड़ी सटल सी निगोशिएशन होती है। ये सीधे सीधे किसी बात पे अपनी बात नहीं मनवाएंगे, टेंट्रम्स के थ्रू अपनी बात मनवाएंगे। इनका किसी भी अपनी बात को मनवाने का तरीका बड़ा इनडायरेक्ट होता है। ये क्या करेंगे, ये लोग किसी का मूड स्टडी करने में बड़े माहिर होते हैं। इनको पता होता है किस वक्त किससे कैसी बात की जाए कि वो मान जाए। सटल निगोशिएटर्स। और फिर इनका जो करेज होती है ना, यानी रिस्क लेने का एपिटाइट, वो भी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है
किस तरह से कि जहां पे आप ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते कि इस चीज पे ये रिस्क लेंगे ही लेंगे। जिस चीज पे आज रिस्क लिया था ना, कल को उसी चीज पे बड़ा ऑर्थोडॉक्स सोचना शुरू कर देंगे। इस तरह की इनकी नेचर बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनके लिए होती है ना, कि इनका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, सोशल सर्कल, ये कभी रिवील नहीं करते। क्यों? क्योंकि छिपी हुई ताकतों का घर कॉन्टेक्ट्स के घर में है। अपने कॉन्टेक्ट्स को Networking. छिपा के रखेंगे। नेटवर्किंग के बारे नेटवर्किंग का तो 11th हाउस है। जो हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स है ना, ये उनको बड़ा छिपा के रखेंगे। इवन 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी है। तो ये कई बार अपने फ्रेंड सर्कल पे अपने सिबलिंग्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, मैंने बहुत देखा है। कई बार तो बहुत लेट पता चलता, अच्छा तुम्हारे भाई बहन भी हैं, तुमने कभी ये उन बताया ही लोगों में नहीं, से, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इस तरह के लोग, यानी ऐसी चीजों में सीक्रेटिव रहेंगे जहां पे सीक्रेसी रखने की ऐसे जरूरत नहीं भी होती है। सर इसी से जब वो माता के भाव में जाएगा और सुखों के भाव में जाएगा तो क्या होगा? देखिए 4th हाउस जो है मदर का भी है। 4th हाउस ना आपकी वो एनर्जी है जिसमें आप नर्चर करते हो। पॉलिटिशियंस के लिए 4th हाउस है अपनी जनता का, क्योंकि पॉलिटिशियन या समाज सेवक कौन होता है? जो एक मासेस को कैटर करता है, उनकी सेवा करता है, राइट। तो 4th हाउस आपके अपने रेजिडेंस का भी है। तो यहां पे मैंने बड़ा पैटर्न सा देखा है कि अगर 8th लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए तो ये लोग ना जनता से, लोगों से कटे कटे से रहते हैं। क्योंकि छिपने वाला घर कहां पे आ गया? दिखने वाले घर में। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना क्रेडिट लिए लोगों की सेवा करते हैं। 4th हाउस में आगे सेवा तो करनी पड़ेगी, नर्चर तो करना पड़ेगा, लेकिन अब 8th लॉर्ड दिखने नहीं देगा। तो इनको जीवन में एक इनका पेंडिंग कर्मा क्या होता है कि सेवा तो करो पर वो दिखोगे नहीं बताओ तुम। मत, या फिर बताओ भी मत। नहीं, बताना चाहे भी ना तो क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर बताना चाहे भी तो क्रेडिट नहीं मिलता है। इनके साथ एक और आयरनी होती है कि घर पे आके ना बड़ा जोन आउट सा महसूस करते हैं। बाहर बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, घर पे आके लो हो जाएंगे। घर पे आके इनको पता ही नहीं चलेगा कौन सी एनर्जी काम कर रही है, मैं इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 8th लॉर्ड क्या है? स्लंबर का, अंधेरे का, वैक्यूम का, प्रेशर का। 8th हाउस वो प्रेशर कुकर है जहां पे बस सीटी नहीं बज रही है, प्रेशर पूरा क्रिएट हो रहा है। वो प्रेशर वाला लॉर्ड घर के लॉर्ड में आके बैठ गया, तो वो घर पे आके वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो बाहर नहीं होता है। तो 8th लॉर्ड जब चौथे में आएगा तो इन लोगों को हमेशा ये आदत डालनी चाहिए कि घर के अंदर बैठेंगे तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा जी। कई बार क्या होता है बिना बात का प्रेशर, कई बार घरेलू परिस्थितियां प्रेशराइज्ड होती हैं कि घर में कोई ना कोई ऐसे बड़े कंपल्सिव सर्कमस्टांसेस होते हैं कि घर पे आके दिमागी हाइपरनेस या क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। सर इसी से जब वो पूर्व पुण्य के भाव में और क्रिएटिविटी बच्चों के भाव में जाएगा, यानी 5th हाउस में जाएगा, तो क्या होगा? और स्पेशली सिंस 5th हाउस रोमांटिक कनेक्शंस का भी है, तो यहाँ से हम स्पेशली कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो बड़े सरल सा गणित है कि जो भी हाउस के एट्रीब्यूट हैं वो हिडन पावर्स, सडन पेन और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने रंग को रंग लेते हैं। 5th लॉर्ड है ना, लव एंड रोमांस का है, तो ये लोग अपने रोमांटिक पार्टनर को भी जगत से छिपा के रखेंगे। या जगत से तो क्या होता है ना, कहते हैं ना प्यार मोहब्बत छिपाए नहीं छिपता, वो छिपे ना छिपे। इनका प्यार मोहब्बत में क्या होता है कि इनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना अपने पार्टनर के प्रति, ये कभी प्यार मोहब्बत में शो ही नहीं करते कि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत में क्या होगा या लव रिलेशंस में ये अपने रियल कैरेक्टर को बड़ा छिपा के रखेंगे, उतना ही रिवील करेंगे जितना इनको रिवील करना चाहिए। सो लव एंड रोमांस में आधी एनर्जी तो इनकी आर्टिफिशियलनेस में निकल जाती है, मतलब बहुत फेक प्रिटेंड हो सकता है, और उस वजह से लव एंड रोमांस इनका कई बार बहुत ज्यादा अपना सही अंजाम तक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि 8वां भाव अचानक वाली पेन का भी है ना। तो वो ब्रेकअप के रूप में या किसी आपसी टसल के रूप में वो ब्रेकअप पेन जो है वो सामने आ सकता है। 8वां भाव संतान का भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि संतान नहीं होगी, इसका ये मतलब भी नहीं है कि संतान की वजह से अचानक पेन होगी। इसके अच्छे मायने ये हैं कि इनकी संतान बहुत हिडन टैलेंट की मालिक हो सकती है। इसके एक और मायने हैं कि इनका कोई ना कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन संतान के साथ जुड़ा होता है जो
मतलब इनकी संतान पिछले जन्मों का, क्योंकि 5वां भाव पूर्व पुण्य का है और 8वां भाव है वो कैरी फॉरवर्ड करवा के लाई गई चीज जो इस जन्म में आपने भुगतनी है। तो कई बार संतान के साथ इनका पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन होता है, ऋणानुबंधन टाइप। यस। ओके। इसको सरल भाषा में हम बताएं तो पिछले जन्मों का कोई लेना देना जो है संतान के थ्रू इस जन्म में पूरा होता है। वो अच्छे लेवल पे हो सकता है, अगर अच्छा ग्रह हो, पाप ग्रह हो तो वो आपसी कलेश के रूप में भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं ना कि बड़े साधारण फैमिली में इतना टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ कि वो परिवार को कहीं का कहीं ले गया, ये वाला योग। या हम देखते हैं कि जब से वो पैदा हुआ परिवार ने कभी हंस के नहीं देखा, तो भी ये वाला योग। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट यहाँ पे आया, लेकिन ये योग बड़े रोचक योगों में से एक है। सर इसी से 6th हाउस में जब 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हो और दोनों ही दुष्टान भाव हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो विपरीत राजयोग बनता है। अभी इसी वार्तालाप के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रीट स्मार्ट वाली बात, कि जब पाप ग्रह बैठते हैं, अब जो भी प्लेनेट 8th लॉर्ड हुआ उसके अंदर पाप एलिमेंट तो आ गया। दुस्थान का जो मालिक है, एक दुस्थान का मालिक दूसरे बुरे स्थान पे बैठ जाएगा तो वो भी क्या देता है, वो सबसे ज्यादा इंसान को एडवर्सिटी से लड़के जीवन में अपना रास्ता बनाने की ताकत देता है। विपरीत राजयोग का ये मतलब नहीं होता कि बैठे बिठाए प्लेट में सजा के सब कुछ मिलेगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि अब आपके पास कुदरत ने ऐसी कैपेबिलिटी दे दी है कि समस्याएं बड़ी आनी है आपको, लेकिन जितनी समस्याओं को निपटाते जाओगे उतने स्टेप जीवन में ऊपर चढ़ते जाओगे। यानी आपके लिए समस्या जो है वो कर्म काटने का साधन नहीं है, आपके लिए समस्या एग्जाम है। हर एग्जाम पास करने के बाद अगली क्लास में जाते हो आप। तो जब तक समस्याएं खत्म होती है, इंसान ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हो चुका होता है और लेवल नेक्स्ट हो जाता है इंसान का। ये होता है विपरीत राजयोग। तो जिनका भी 8th लॉर्ड छठे में होता है, बस बैठना मना है, सरेंडर करना मना है, लड़ते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। रेस्ट इज रस्ट। जितना ये लोग सरेंडर करके छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे उतना मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। जी सर, इसी से 8th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस जब पार्टनरशिप और मैरिज के भाव में आ जाए तो क्या होगा? पार्टनर डिटैच सा होता है या पार्टनर जो है उसके साथ किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई कहासुनी भी होती है। और कई बार देखा जाता है होगा। हाँ, कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। देखिए, पार्टनर्स के साथ कोई दिक्कत रहेगी, ये इतनी सी बात पे कहना बड़ा इमेच्योर होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट एक लेवल पे काम तो करता नहीं है। हमें नवांश देखना है, 7th लॉर्ड की पोजीशन देखनी है, हमें देखना है कौन से अच्छे प्लैनेट इसको देख रहे हैं। 20 और फैक्टर हैं जो इसको निल करेंगे। फिर षड बल होता है, उसमें स्थान बल क्या है, चेष्टा बल क्या है, दृग बल क्या है, 20 चीजें। फिर अष्टक वर्ग। हाँ, तो वो नहीं ऐसे फलित नहीं देंगे, लेकिन कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है। पार्टनर के साथ ये शिकायत उनको रहेगी, तुम डिटैच हो। बाद में अभ्यास करके इसको जितना मर्जी सही कर लो। या फिर इन लॉज की कोई अनड्यू इंटरफेरेंस होती है इनके लाइफ में, या इन लॉज के साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं है, ये भी देखा गया है। क्योंकि 8th हाउस इन लॉज को भी बताता है। जी हाँ सर, इसी से 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस इटसेल्फ। जी रंगोली, ये बड़ा इंटेंस एक कंपोजिशन बन जाता है। 8th लॉर्ड इन 8th हाउस, इसमें क्या है कि जो 8th लॉर्ड के हमने कितने सारे प्रभाव बोले थे ना, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबली बैठा है। हाँ, ये कंफर्टेबली बैठा है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग कंफर्टेबली नहीं रह पाते। पहली बात कि जो अननोन जीवन के आयाम होते हैं ना, हिडन एजुकेशंस, हिडन थिंग्स, हिडन नॉलेजेस, इनका झुकाव उसकी तरफ बहुत होता है। जीवन कहाँ से आया, जीवन जाएगा कहाँ पे, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मेरी आत्मा कहाँ से आई है, मेरी आत्मा कहाँ से आई है, मेरा कौन सा पेंडिंग कर्मा है, क्या कनेक्शन है, टू नो द अननोन, ये सारी चीजें। खाली यही नहीं, इनकी लाइफ में पैटर्न बड़े ट्रॉमेटिक होते हैं। पहली बात कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता, इनकी लाइफ में फेजेस आते हैं जब जब 8th हाउस एक्टिवेट होता है, दशा के थ्रू, अंतरदशा के थ्रू, गोचर के थ्रू। और दूसरी बात कि इनकी लाइफ में हमेशा एक चेन ऑफ इवेंट ऐसा बनता है कि कई चीजें एकदम से बिगड़ती हैं, पेन आती है, फिर इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, फिर पेन आती है, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। इनकी हेल्थ में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। ऑल्दो रिकवर ये जल्दी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी पेन अनअवॉइडेबल है इनकी लाइफ में। ये 8th लॉर्ड इन 8th हाउस होता है।
तो इसमें क्या होता है कि जीवन के मध्य तक आते आते कई बार ये लोग अपनी जीवन यात्रा से थक बढ़ा जाते हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे इनका जीवन स्पैन कम होता है, खतरा होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की मध्य आयु का मतलब 42 से 50 के बीच में इन्होंने इतनी इंटेंसिटी देख ली होती है, इतने उतार चढ़ाव देख लिए होते हैं, इतनी बार ट्रांसफॉर्मेशन देख ली होती है, पेन के थ्रू होती है जो, कि ये अपनी जीवन यात्रा से कई बार टायर्ड से थक से जाते हैं। इनके दिमाग में आता है कि मेरा जीवन बाकियों की तरह इतना सरल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप प्रारब्ध लेके आए हो, लिखा हुआ है, कुछ कैरी फॉरवर्ड करवा के लाए हो। तो ये इनके जन्म का एक सत्य होता है कि इनको पेन देखनी है, पेन के बाद इवॉल्व होना है, ट्रांसफॉर्म होना और बेटर बनना है। तो पूरा जीवन इनका पिछले वर्जन से बेटर होते हुए निकल जाता है। हर 4-5 साल बाद अपने जीवन में अपना बेटर वर्जन बनते चले जाते हैं। यानी अगर ये 20-25 साल बाद ही खुद को देखें तो खुद को ही नहीं पहचान पाते कि कहां से कहां आ चुके हैं। इतना बदलाव इनकी लाइफ में आ जाता है। सर, इसी से 8th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, यानी जब वो खुद से सेकंड हो जाए तो क्या होगा? देखिए, जब 8th लॉर्ड 9वें घर में आता है, बनी बनाई व्यवस्थाओं को चैलेंज करना, किसी भी विद्या को एज इट इज नहीं मानना, उसको अपनी कसौटी पे परखना फिर मानना। इनको आप कोई रिचुअल करने को बोल दो, ये कहेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये रिचुअल ना ऐसा चला होगा, आपने इसको ऐसा बना दिया, सही तो ये है। यानी किसी भी चीज में डीप डाइव करना। 9वां भाव किस चीज का है? 9वां भाव है रिचुअल्स का, 9वां भाव है विजडम का, हायर नॉलेज का, आपके फेथ सिस्टम का। और 8th लॉर्ड वहां पे कहता है मैं फेथ ऐसे नहीं करूंगा, मैं डीप डाइव करूंगा, मैं देखूंगा ये इवॉल्व कहां से हुआ था फेथ, और इसमें कौन सी चीजें समय के साथ साथ जुड़ गई जो नहीं जुड़नी चाहिए थी। मैं तो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में इसको लेके जाऊंगा, फिर मानूंगा। तो इनको आप किसी पूजा में बिठा दीजिए, ये पूछेंगे इस रिचुअल का क्या मतलब है, ये क्यों हुआ। आप इनको कोई बुक दे दीजिए, ये कहेंगे इस बुक का इसके पीछे ये मतलब था, आपने ये समझ लिया, असल मतलब ये है। और इनका कहा गलत भी नहीं होता। फिर 9वां भाव फादर का भी है। या तो इनकी फादर से इक्वेशन खराब होगी, या इनके पैदा होने के बाद फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जो उनके लिए पेनफुल रहे होंगे। ये भी पैटर्न इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। फिर 9वां भाव किस्मत का भी है, तो किस्मत का भी कनेक्शन पेन के बाद मिलता है इनको। पहले एक पेन के प्रोसेस से निकलना पड़ता है, फिर किस्मत जगती है। एज इट इज, जो देखिए हाउस को उस घर के भाव से मिला, ये ऐसा ही होगा, आजमा के देख लीजिए इसको, और होता है ऐसा। एस्ट्रोलॉजी दरअसल क्या है, प्रॉपरली रटने का नाम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी समझने का नाम है। तभी आपने हाउसवाइज पूछ रहे हो, मैं लॉजिक साथ में बता रहा हूं जी। मैं अपने ऑडियंस को भी रटने के लिए तो कह नहीं रहा हूं। आप चीजों को समझोगे ना तो बड़े अच्छे से चीजों को इवेल्युएट कर पाओगे। और इन हमारी इस डिस्कशन का फायदा क्या हो रहा है रंगोली, कि हमारी जो बड़ी प्यारी ऑडियंस है ना, जो हमारी इस वार्तालाप को देख रही है, इससे वो भी इवॉल्व होंगे। फिल्थी नॉलेज कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा आसपास फैली होती है, वो उससे बचे रहेंगे। वहम भ्रम जो होता है ना, उससे बचे रहेंगे। और कोई भी जो हमारी नॉलेज होती है ना, वो रिफाइंड फॉर्म में किसी को मिले ना, तो उस नॉलेज का भी भला होता है और जनमानस का भी भला होता है। सर, इसी से 8th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, यानी खुद से जब वो तीसरे भाव में चला जाए। अब 10th लॉर्ड मैं जरा आपसे पूछूंगा, किस चीज का होता है? करियर को दिखाता है, करियर का, आपके अथॉरिटी के क्षेत्र का। यानी आप जो कर्म करते हो उससे रिकॉग्नाइज कितना हो गए, उसका आपके जीवन में फायदा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग कैपेसिटी। ये 10th हाउस होता है। और जब 8th लॉर्ड वहां पे जाता है ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऐसे लोगों के करियर में रेगुलर इंटरवल्स पे परिवर्तन होंगे। कई बार क्या होगा कि ये खुद काम चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, काम चेंज करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। लॉकडाउन लगा था आज से कुछ साल पहले जी। तो लॉकडाउन तो एक चॉकिंग सिचुएशन थी बहुत सारे लोगों के लिए। लोगों के चलते चलते काम, मानो पृथ्वी का चक्कर ही रुक गया था। Absolutely. सब कुछ रुक गया था उस समय में। अब 8th लॉर्ड इन 10th हाउस की बात करिए, जिन लोगों का था, अगर तो वो अच्छा था, तो क्या हुआ कि उस समय पे कई लोगों के नए काम चलने शुरू हो गए। कई ऑनलाइन वाले ऐसे लोग थे जिनके तो करियर बन गए उस समय में। कुछ दवाइयों वाले या वैक्सीनेशन वाले लोग थे जिनका तो उस समय पे प्रॉपर्टीज बन गई। कंटेंट क्रिएटर्स इतने थे।
और कुछ लोग ऐसे थे जिनके तब के रुके हुए काम आज तक पटरी पे नहीं आ पाए। ये होता है 8th लॉर्ड इन 10th हाउस की। एक पेनफुल सिचुएशन आई, कई उसमें फंस के रह गए और कई उसमें से निकल आए। डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इनएविटेबल आएगी ही आएगी। सर इसी से 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, जब इच्छाओं के भाव में 8वें भाव का लॉर्ड चला जाए तो क्या होगा? इनकम का भाव है ये, इच्छाओं का भाव है ये। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इन लोगों का अपने जीवन में कोई भी कमाने का जो साधन बनता है ना, 11th हाउस आपकी अर्निंग कैपेसिटी का भी है। तो इनके जीवन में कमाने के जो साधन बनते हैं ना, बड़े डीप बनते हैं। ये नहीं है कि किसी का काम चलना शुरू कर, उसको देखा देखी अपना काम शुरू कर लिया, चलो जी, उसके बाद कुछ भी बदल लिया। ये अपनी लाइफ में पहले डीप रिसर्च करेंगे, उसके बाद अपना एक अर्निंग मॉडल बनाएंगे, और फिर जो रेवेन्यू मॉडल बनेगा वो अगली पीढ़ी तक के लिए काम आएगा। ये होता है जब 8th लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए। हाँ, इनका सोशल सर्कल ऐसा होता है जो चेंज होता रहता है। लोग आते हैं इनके सोशल सर्कल में, नेटवर्क में, फिर चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, चले जाते हैं, टिकता कोई नहीं इनके नेटवर्क में। यानी इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो ट्रांजैक्शनल होता है, वो इमोशनल नहीं होता। ट्रांजैक्शन ओवर, रिलेशन ओवर, न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू रिलेशंस, ये सर्कल इनकी लाइफ में बड़ा चलता है। तो इनको कभी भी एक जगह पे इनके रिलेशन रुक नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इनका प्रारब्ध है। तो सर इनके इच्छाओं से कैसे कनेक्टेड है ये, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेन का लॉर्ड इच्छा पूर्ति के घर में आ गया, तो इसका एक नॉर्मल जो रैशनल माइंडसेट है वो क्या बोलेगा कि इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक पूरे टेस्ट के बाद। जीवन में प्रेशर वाले सर्कमस्टेंसेस आएंगे। इसी वार्तालाप के शुरू में मैंने क्या बोला था, 8th हाउस प्रेशर कुकर है, वो पहले प्रेशर क्रिएट करता है। आपको उस प्रेशर में से निकलना होता है। आप कोयला होते हो, उस प्रेशर में से निकल के आप हीरा बन के सामने आते हो। तो इनकी इच्छा पूर्ति प्लेट में सजा के नहीं मिलती, एक प्रेशर से निकलेंगे, फिर इनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, बड़े अच्छे से पूरी होंगी। सिर्फ इनकी लाइफ में 8th लॉर्ड इन 11th हाउस कह रहा है कि जब भी आपको इमीडिएटली लगे ना कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सरेंडर कर दो। उलझो मत, लड़ो मत, कंप्लेंट मत करो, कोसो मत किसी को, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मेरे तो कर्म ही ऐसे रहे होंगे, मेरे तो ऐसे लोगों के घर में जन्म ले लिया कि मैं क्या ही करूं। अरे मत करो ऐसा, थैंक यू भगवान, तुमने कुछ सोचा होगा तो ऐसा किया। जिस दिन आप समर्पण भाव रख देते हो ना, 8th लॉर्ड इन 11th हाउस आपकी इच्छा पूरी करनी शुरू कर देता है। वो सिर्फ आपसे सरेंडर मांग रहा है। सरेंडर इज द की। सर इसी से 8th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस जब मोक्ष के भाव में चला जाए, एक्सपेंसेस के भाव में चला जाए तो क्या होगा? तो 8th लॉर्ड इन 12th हाउस फिर से विपरीत राजयोग बन गया। अब 12th हाउस है आइसोलेशन का, समाज से दूर किसी काम का, खुद के अंदर झांकने का, मैं कौन हूं ये जानने का। हु एम आई, तुम जानते हो मैं कौन हूं, वो लग्न था। असल में मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, मेरी जर्नी क्या है, ये जानने का भाव है 12वां। और 8th लॉर्ड क्या है, असल में डीप नॉलेज का। तो ये दो इमीडिएट एक जैसी एनर्जीज मिल गई। अब ऐसा इंसान अध्यात्म में जाएगा, हु एम आई को पहचानेगा, अपने जीवन के पर्पस को पूरा करेगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, ऐसे लोग बड़े अच्छे फिलोसोफर गाइड बनते हैं। इवन ऐसे लोग कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ज्यादा आइसोलेशन में पर्दे के सामने नहीं आते, कुछ बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले लोग, जिनका नाम नहीं होता लेकिन उनका बना हुआ क्राफ्ट दुनिया एंजॉय करती है। आज आपको पता है कि फेसबुक जो है मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था। क्या सारे का सारा फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था? मार्क जुकरबर्ग ने तो इससे पहले भी 10 ऐप्स बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी, वो किसी को नहीं पता। लेकिन जब मार्क जुकरबर्ग कुछ ऐसे ब्रेन्स, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला जो एक ऐसा क्राफ्ट क्रिएट कर सकते थे जो इसके मन की पैदाइश थी, तब वो क्राफ्ट बना। वो सारे लोग जिनका नाम नहीं हुआ लेकिन एक प्रोडक्ट बना, ये 8th लॉर्ड इन 12th हाउस होता है। यानी आप दुनिया में जब किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, आपको सिर्फ एक क्रिएटर का नाम पता है। आपको पता है स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, लेकिन आपको ये नहीं पता उसके पीछे और कितने ब्रेन्स लगे थे और कितनी इनोवेशंस लगी थी। वो सारे 8th लॉर्ड इन 12th हाउस वाले हैं।
वाह, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। क्राफ्ट बना दिया लेकिन नाम नहीं होगा। या नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, आज की डेट में हम चैन से सोते हैं, उसके पीछे खाली पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे हमारे सरहद के जवान जिम्मेदार हैं, हमारा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जिम्मेदार है, जो दिन रात एक करके इंटेलिजेंस की मदद से हमें सिक्योर बनाने में लगे रहते हैं। वो है 8th लॉर्ड इन 12th हाउस। अब इसको सरल भाषा में समझ लीजिए। सो बिल्कुल, एंड आई थिंक हमने बहुत ही डिटेल में आज इस मिस्टीरियस हाउस को समझा। देखिए, मिस्टीरियस हाउस भी है। हमने 8th हाउस की अपनी लाइफ में रोल को देखना है ना, तो कुछ शब्द याद रखिए, की पॉइंट्स हैं: मिस्ट्री, डेप्थ, सडन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंस हो जिसका ना आपको कारण पता चले, वो 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको लगे कि यार प्रेशर, पेन इतना आ गया, मैं तो तैयार ही नहीं था इसके लिए, 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। जब आपको लगे अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, जीवन बदल रहा है बड़ी तेजी से, 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। Wonderful. और जब भी आपको लगे कि अब आप अपने लेवल नेक्स्ट पे जा रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आपका 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। Thank you so much for joining us. धन्यवाद रंगोली, शुक्रिया। So you tell me in the comment section कि आपका 8th हाउस कैसा है, कौन सा प्लैनेट बैठा है उसमें, कौन से हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड बैठा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि आज के इस डिस्कशन से आपको क्या क्लैरिटी मिली अपने 8th हाउस के बारे में। आने वाले डिस्कशन में मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूं डॉक्टर योगेश शर्मा के साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।